हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो आज हमारा ये जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है। बताइए भाई, रिकेट्स बीमारी जो है किसके कमी से यहाँ होती है। कह रहे हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो रिकेट्स बीमारी किसके कारण से होती है, ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। अगर आपसे विटामिन डी की रासायनिक नाम पूछते हैं तो आप बताएंगे क्या भाई, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो यहाँ आपको हम देखिए, विटामिन ए के, विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई, ये रहता हूँ जी, रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या भाई, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। क्या भाई, थायमीन होता है। और विटामिन बी की कमी से B1 की बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी रोग होता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आपसे यहाँ और एक प्रश्न पूछता है, जल में घुलनशील विटामिन, तो आपको याद रखना है BC जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन भी आपसे यहाँ पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ADK। ठीक है, ADK। और आप जानते हैं विटामिन की खोज FG हाफकिंग ने की थी, और इसका जो है नामकरण कौन किए थे भाई, फुंक ने किया था। ठीक है, फुंक ने किया था 1911-12 में। ठीक है, और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप धीरे धीरे करेंगे, सारे विटामिन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछता है तो विटामिन BC बताएंगे, और वसा में घुलनशील विटामिन ADK। ठीक है, तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है। तो सही ऑप्शन कह रहे हैं कि फाइल नेम कहता है, रिकॉर्ड कहता है, प्रोग्राम कहता है, या प्रोग्रामर बोलता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, प्रोग्रामर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। बताइए, कह रहे कि सामाजिक समरसता, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जनजाति जागरण, या युवा जागरण। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से कौन सी योजना भाई चलाए थे, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये कब लाया गया था इसको, ये 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, तो ये पानीपत कहाँ है भी, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। देखिए, जो प्रति 1000 लड़के और लड़कियों की वहाँ संख्या, जो अनुपात क्या थी, 879। तो 879 जो है वहाँ की क्या थी, लिंगानुपात थी, सेक्स रेशियो था, जिस कारण से यहाँ भारत में, हरियाणा में सेक्स रेशियो कम होने के कारण यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई, जिसका लक्ष्य था बेटियों को क्या करना, सशक्त बनाना और मजबूत बनाना। तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे यूपी में लिंगानुपात पूछेगा तो भाई इसको भी याद रखिएगा, 912 है। ठीक है, 912। ठीक है, 912 है। ठीक, अगर पूछे भारत की लिंगानुपात वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, 943। ठीक है, 943। ठीक है, और ये थोड़ा ये भी देख लीजिए, यूपी का अगर जनघनत्व पूछे तो कितना भाई, 829। ठीक है, व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये भी जनघनत्व भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, यूपी में, सिर्फ यूपी में आपको ज़्यादा रखना है तो गाजियाबाद का। ठीक है, गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और न्यूनतम ललितपुर का। ठीक है, और साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। और यूपी की साक्षरता कितनी है, 67.72%। ठीक है, 67.72% आपको यहाँ पर है।
और सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है? श्रावस्ती, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इतना आप इसमें याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक। तो कहने कि नीला, काला, बैगनी या लाल। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा काला, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये किस कारण? प्रकाश, ये प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण जो है ये जो है आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, ठीक। प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ठीक। अगर नीला आकाश दिखता है ना, तो अगर पृथ्वी से देखोगे तो नीला दिखता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण जो है प्रकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आकाश अंतरिक्ष देख रहे हैं तो आपका काला नजर आता है, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है? क्रायोजेनिक का मतलब क्या है? ए नंबर के बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, बहुत अधिक तापमान का अध्ययन, या जीवाश्म का अध्ययन, या जीवाणु का अध्ययन। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा का तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। बहुत निम्न तापमान का अध्ययन जो है वो क्रायोजेनिक्स कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। तो किसके द्वारा? कह रहे हैं पत्ते की ऊपरी सतह, पत्ते की निचली सतह, या फूलों की पंखुड़ी, या तना। बताइए। तो मतलब आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, पौधे के किस भाग से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो किस भाग से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पत्ते की ऊपरी सतह से जो है प्रकाश का वाष्पोत्सर्जन प्रकाश पत्ती से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला का प्रश्न है 7वां नंबर। करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? करें चैडविक, रदरफोर्ड, बोहर और न्यूटन ने। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन पर आपका कोई चार्ज नहीं होता है, ना इस पे पॉजिटिव ना ही निगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए तीनों कण के नाम याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इसको याद कैसे करना है, ईंट पर नाचे, ठीक है, ईंट पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन से टी से थॉमसन याद रखिएगा, जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन थे। और प्रोटॉन की आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आर से मतलब पी, देखिए पी से पा से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, ठीक है, आर से रदरफोर्ड याद करिएगा। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। देखिए नाचे, ना मतलब न्यूट्रॉन से, चा मतलब चैडविक, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ईंट पर नाचे, तो ठीक है। तो इस प्रकार आपका न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन पे भाई नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सौर परिवार में निम्नलिखित कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो अधिकतम दूरी पर कौन सा हो जाएगा? कहने कि यूरेनस, शनि, वरुण, या यहाँ पे तो गुरु करें गलत लिखे हैं। चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप मान लीजिए शुक्र कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 8वें प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरुण। कौन सा? वरुण, ठीक है। तो दूरी के क्रम में पहले सबसे कौन आता है? जैसे बुध आएगा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ठीक है। फिर कौन आएगा? शनि आएगा, यूरेनस मतलब अरुण, ठीक है, यूरेनस मतलब अरुण, तथा लास्ट में नेपच्यून मतलब वरुण, ठीक है। कौन सा? वरुण, ठीक। तो इस प्रकार आपको क्रम याद रखना है। पहला भाई बुध आएगा, शुक्र आएगा, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ठीक। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। देखिए कि एक से यहाँ प्रश्न पूछता है किसके कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध को कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ से सबसे चमकीला ग्रह आप जानते हैं शुक्र को कहते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह आप जानते हैं बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह। और सबसे सूर्य पूछता है सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है?
तो आपको याद रखना है बुध है, ठीक है। और आपसे इसमें शुक्र को पृथ्वी की भाग्नि भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है इसमें। चलिए अगला चलते हैं। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम स्पेस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। सही ऑप्शन हो जाए। तो बताइए गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर 160 किलोमीटर, ठीक है। अगला है, कह रहे इनमें कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में, आइए भी देखते हैं, कह रहे कि पश्चिम दिशा में बहती नहीं। देखिए नहीं वाला ध्यान देना है भाई, नहीं वाला पूछा है आपसे तो नहीं ध्यान दीजिएगा। चलिए तो पश्चिम दिशा में कौन सी नहीं बहती है? देखिए आपकी कौन सी नहीं बहती है? देखिए नर्मदा भी बहती है, साबरमती भी बहती है, लूनी नदी भी बहती है, देखिए कृष्णा नदी नहीं बहती। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी जो है बहुत पूछी जाती है भाई, तो नर्मदा जो अरब सागर में गिरती है, ऐसे भी पूछता है। ताप्ती है, साबरमती है, साबरमती है, ठीक है, साबरमती है, लूनी है, लूनी नदी है, घग्गर है, माही नदी है, माही नदी है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी नदियां हैं? तो ये जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसको कहते हैं भाई? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? बताइए। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो है भौगोलिक सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 8, ठीक है, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दिल्ली से, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा नई सीमा लगती है? देखिए उत्तराखंड से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, लेकिन भाई उड़ीसा से नहीं लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है उड़ीसा राज्य से नहीं लगती। तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? देखिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो पूरा नहीं लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, MP मतलब मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार और उत्तराखंड। कौन भाई? उत्तराखंड। तो ये 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश आपकी दिल्ली लगती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं 8 राज्यों से लगती है। चलिए अगला चलते हैं। कहने की स्पेस झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है, कौन सी है भाई? कहने की डल है, चिल्का है, उलर है या डीडवाना है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, चिल्का झील। ये चिल्का झील कहाँ है भाई? ये उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी झील है और कैसी है? खारे पानी की है। तो इस प्रकार अबुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। अगला है, कहने की स्पेस मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसी बताइए भाई कौन सी मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लाल, काली, जलोढ़ या लेटेराइट मिट्टी? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कितना 43.4% पाई जाती है क्षेत्र में, ठीक। तो इस प्रकार सी नंबर आपको सही हो जाए। और देखिए काली मिट्टी से आपके प्रश्न 2 आते हैं। देखिए काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है भाई, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कपास सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के संविधान की स्पेस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। बताइए सही ऑप्शन हो जाए। तो आप जानते हैं अनुसूची कितनी है भारत में? वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है। तो इस प्रकार आपको यहाँ बतलाना है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। चलिए बताइए। तो कह रहे कि 5वीं, 10वीं, 6ठी और 4थी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, 6ठी अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलिए 5वीं अनुसूची में फिर क्या है? 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है, ठीक है। अगला
देखिए 10वीं में आप जानते हैं ये दल बदल से संबंधित है। क्यों से भाई? दल बदल से संबंधित है। और चौथी में क्या है फिर? तो इसमें क्या है? इसमें 2 संघ राज क्षेत्रों जैसे दिल्ली, पांडिचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंस है आपको अनुसूची, देखिए पिछले साल जब पेपर हुआ था यूपी में तो पूछा था कि भैया इसमें 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें आप जब बता दीजिए भैया भाषा है। क्या है? भाषाएं हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं वर्तमान में हैं, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है कैसी? 8वीं अनुसूची में। और 7वीं भी आपको याद रखना है, इसमें क्या है? इसमें संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, 7वें में से याद रखना 7वीं संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि 7वीं अनुसूची आपकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और भाई एक याद रखना है 11वीं आपसे पूछता है। 11वीं में क्या है? पंचायती राज है। क्या भाई? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। ठीक, तो इसमें जो मेन है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, कहने कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में स्पेस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान या कवर करता है। बताइए सही है। कहे कि अल्पसंख्यक का, न्यायपालिका का, पंचायत का या सदन का। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? तो सही ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, पंचायत का। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जरूर याद रखिए, बहुत पूछता है। और कब हुआ था? 1992। किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से। ठीक है, और प्रथम पंचायती राज कौन सा बना था? राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताइए कौन सा? करें अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल से 49 जो है स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार सी नंबर से देखिए। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन करेगी। क्या भाई? राज्य जो है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी। ठीक है, और 48 ए पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों की रक्षा। ठीक, ये इंपॉर्टेंस है। राज्य क्या करेगी? पर्यावरण संरक्षण व वन जीवों की क्या करेगी? रक्षा करेगी। ठीक, और अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अभी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि भारत का संविधान सभा द्वारा स्पेस में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इसी देखिए हर साल जो है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के स्पेस बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। तो कहने की पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहे कुशीनगर में, संकिसा में, सारनाथ में या श्रावस्ती में। ठीक, सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा सारनाथ में, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपसे यही पूछ लेता कहाँ दिए थे भाई? ये श्रावस्ती में दिया था। ये श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज्यादा अपना उपदेश। और सबसे पहला कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सी नंबर आपका सही हो जाएगा। इन्हें एशिया का ज्योतपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, करेक्ट जनवरी 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग स्पेस तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। करेक्ट अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या त्रावणकोर का। सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद का। ठीक, एक इनके समय की ये घटना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। 1857
1857 की क्रांति जो है किनके समय, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ठीक, और याद रखिएगा 1858 में ये पहले वायसराय भी बने, प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही बने थे, ठीक। तो ये आपसे याद रखना 1857 के समय जो क्रांति हुई थी उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाए। अगला है, स्पेस को उत्तर प्रदेश हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है कि कब जो है उत्तराखंड एक नया राज्य बना, बताइए भाई। तो कब ये बने थे? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को जो है या जो है उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बना उत्तराखंड, ठीक है। इस प्रकार बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर नृत्य करती है। वह कौन सा नृत्य बताना है आपको? कहें कि रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है या चरकुला है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चारकुला जो है यह नृत्य है, ठीक। तो इस प्रकार ये कहाँ होता है? ये ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये जो नृत्य है चारकुला जो है ये ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला है, कह निम्न में कौन सा 22 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए भाई, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो एक बार अपना स्थिति बदलने जाने पर उसके आकार आयतन या में जो परिवर्तन होने पर वह उस वस्तु को पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कागज हो गया, अगर कागज पूछे कि ये कैसा, कागज का जलना क्या है, रासायनिक या भौतिक, तो ये कैसा कहलाएगा? ये बहुत रासायनिक क्रिया, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कागज क्या बन गया? राख बन गया। राख से फिर आप कागज नहीं बना सकते, कागज नहीं बना सकते। तो अब जो वस्तु अपने मूल अस्तित्व को त्याग देती है फिर उसे दोबारा उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? रासायनिक परिवर्तन कह लेते हैं, ठीक है। तो कागज जल गया तो उसे आप उस फॉर्म में दोबारा नहीं ला सकते हैं, तो ये क्या हुआ? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए भौतिक परिवर्तन में जो एक परिवर्तन होने पर वह फिर दोबारा तापमान घटाने या बढ़ाने पर वह पुनः अपनी अवस्था में फिर उसी अवस्था में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ का पिघलना भाई, बर्फ में हीट आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पिघल गया, फिर उसको ठंडा किया तो वो बर्फ में बदल गया, तो वो क्या हो गया? उसी फॉर्म में आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाया, ठीक। अब देखिए यहाँ समझिए, ए नंबर कहने की पटाखों का जलना, फिर कह रहे मैग्नीशियम तार का गर्म होना। भैया मैग्नीशियम तार गर्म होता है फिर तो ठंडा हो जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। उन्होंने रासायनिक परिवर्तन पूछा है। कपड़े का सुखाना, भाई कपड़े का सुखाना क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, अगर देखिए चीनी आप घुला दीजिए फिर उसको गर्म करते चाहिए, गर्म करिए तो पानी जो है आपका इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन आपकी चीनी बची रहेगी, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो एक ही तो आपका हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो गया। पटाखों का जलना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलिए अगला देखते हैं, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है लेड चिन्ह है? बताइए भाई, लेड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीबी। पीबी जो है आपका लेड का संकेत है, और के जो है पोटेशियम का है, ए आपका गोल्ड है, एन मतलब सोडियम का है, ठीक है। चलिए, तो ऐसी कौन सी धातु है, मेटल है, जिसे हम कैरोसिन में रखते हैं? तो किसको भी आपको यहाँ याद रखना है? सोडियम को। क्या रखना है? सोडियम को। और पूछता है ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब द्रव अवस्था में होती है, तो ये आपको Hg, पारा, ठीक है, मरकरी जिसको आप बोलते हैं। और ऐसी कौन नॉन मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है जो द्रवावस्था में पाई जाती है? एक ही है आपकी, कौन सी है? ब्रोमीन। क्या भाई? ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। और पारा को वो मेटल है पारा, ठीक है, और ये आपका ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, कहने की निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? बताइए भाई, कौन से वैज्ञानिक ने चेचक टीकाकरण की खोज की थी? कहने की एडवर्ड जेन्नर थे, इवा एंगवाल थे, लुई पास्चर थे या एमिली रॉक्स थे? चलिए, तो कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, एडवर्ड जेन्नर थे, ठीक है। एडवर्ड जेन्नर जो थे ये चेचक के टीकाकरण की खोज की थी, ठीक है। अब देखिए भाई, लुई पास्चर आए हैं, तो लुई पास्चर क्यों थे? ये इन्होंने रेबीज, क्या? रेबीज के टीका की खोज की थी, ठीक है।
और जानते हैं रेबीज किससे फैलता है? जानवरों के, जैसे आपके डॉग हो गया और जयकाल हो गया, ये सब जानवरों के काटने से आपको क्या रेबीज फैल जाता है, ठीक है, नामक बीमारी हो जाती है। और इन्होंने पाश्चुराइजेशन का सिद्धांत भी किसने प्रतिपादित किया भैया? लुई पाश्चर में, ठीक। ये क्या है? पाश्चुराइजेशन मतलब खाद्य पदार्थों का खराब होने से रोकना, ठीक है। आइए अगला चलते हैं। अगला करें निम्नलिखित में कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? देखिए नहीं पूछा है भाई, नहीं वाला बहुत ध्यान दीजिएगा। करें डेंगू, जीका, चिकनगुनिया या दाद, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाद खाद। तो ये आपका हो जाएगा, यह मच्छर से नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो डेंगू आपका एडीज मच्छर के काटने से हो जाता है। जीका या मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य। देखिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जीएसटी जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये तो आपके सिलेबस में यूपी में रखा गया था और बार बार के प्रश्न इससे पूछा गया था पिछले साल, ठीक है। देखिए आपको माल एवं सेवा कर ये कब आया था भाई? ये 1 जुलाई, देखिए हिंदी में भी इसका याद रखना, माल एवं सेवा कर, तो 1 जुलाई 2017 में यह जो है लागू हुआ था, ठीक है। और देखिए इसमें आपसे पूछा जाए, पहले उसका प्रश्न बताते हैं। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था? तो कहें बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। कौन था? असम था, ठीक है। तो ये जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था? असम था। अगर आपसे विश्व में पूछे तो कौन था? फ्रांस पूछ ले, कौन था? फ्रांस था लाने वाला जीएसटी सबसे पहला देश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर याद रखना है, कब आया था? 1 जुलाई 2017 को याद रखना है। और ये पूछता है कि भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के, ठीक है, कनाडा के, ठीक है, कनाडा के। यहाँ आपको किस अनुच्छेद के तहत है? ये 279 आर्टिकल के, ठीक है, 279। और किस एक्ट के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन, ठीक। तो ये वाला आपको आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, इतना इसमें आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। करें विश्व ओजोन दिवस, ये भाई देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए सर्वप्रथम इसके क्या, ये 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था या किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है, जो इसकी स्थापना कब हुई? 16 सितंबर 1987 में, ठीक। तो अब और जानिए ये जो है ओजोन लेयर ये किस मंडल में आपकी पाई जाती है? तो ये याद रखिएगा समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1987 में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। करें आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। देखिए आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा बहुत पूछता है भाई, बताइए। 28 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है और मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक। इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो सुआ किसकी भाई है? सुआ जो है फिजी की राजधानी है। सुआ फिजी की राजधानी है। और कैनबरा किसकी है? फिर कैनबरा किसकी है? ये किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहने कि भारत की संचित निधि से निम्नलिखित निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की संसद से, भारत की संसद, ठीक है। देखिए संसद किससे मिलकर बनी हुई है भाई? ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। संसद आर्टिकल कितने में है? 79 में, आप सरला जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आर्टिकल 79 में जो है संसद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिए धीरे धीरे सब आएगा तो बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जैसे राष्ट्रपति के बारे में आपसे आया है, तो राष्ट्रपति आप जानते हैं भारत में 52 में एक आर्टिकल में राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में लाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किससे लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इसमें आपको बहुत ध्यान, तो धीरे धीरे आपको हम सब इसमें कराते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला कह रहे हैं कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। चलिए अगला ए नंबर के संसद की संस्तुति के, बी कह रहे हैं राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, या भारत के राष्ट्रपति के संस्तुति के, या मंत्रियों की निषेध समिति की संस्तुति के। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना जो है
जो है राज्य विधानसभा से कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? चलिए आइए ऑप्शन यहां देखते हैं। देखिए यहाँ है, कहने कि 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 जुलाई 1955 को या 1 अप्रैल 1956 को। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो आइए देखते हैं आरबीआई के। आरबीआई बैंकों का बैंक, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, बहुत बार आया है भाई प्रश्न, पिछले बार भी आया था। 1 अप्रैल 1935 में, 1935। अब ये किस अधिनियम या किस एक्ट के अनुसार आया था? 1934 के अधिनियम से। 1934 के अधिनियम से जो है आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल की हुई थी। और देखिए इसका राष्ट्रीयकरण आपसे पूछता है, राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए राष्ट्रीय। चलिए आगे चलते। अगला है, कहने कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। बताइए भाई, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। किसको भाई? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? ये उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो कहने कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू। कौन हो जाएंगे? तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। सर टी.बी. सप्रू, मतलब तेज बहादुर सप्रू जो ये थे, इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहने कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, कहने कि फारसी थे, अफगानी थे, चगताई तुर्क थे या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए मुगल शासन की स्थापना कब हुई थी भाई? 1526 में। किसने किया था? बाबर ने, और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करके। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चगताई तुर्क थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ हम 34 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।